नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भी समास। क्योंकि हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, और कल हमने किया था पदबंध और उपवाक्य। आज हम समास के बारे में करेंगे। हर प्रतियोगिता, छोटी से बड़ी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से तो चाहे 5% भी अगर व्याकरण के किसी परीक्षा में आते हैं ना, छोटी परीक्षाओं में, तो वहाँ भी समास तो पूछा जाता है। 1% समास का तो उठाया जाता है। तो आज हम करेंगे भाई समास। हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा आज, वो रहेगा भाई समास। अब समास क्या है? समास देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। एक तो देखो, शब्द का अर्थ होता है, हर जो टॉपिक करते हैं उसमें हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर उसकी परिभाषा देखते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ है भाई संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना या कर देना, कुछ भी लिख लो। अब देखो समास क्या है। सम प्लस आस। सम क्या होता है? समीप या पास। और आस क्या होता है? बैठना, यानी कि पास बैठना। दो शब्द जो है भिन्न भिन्न अर्थ वाले समीप आ जाते हैं और फिर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और वह नया शब्द भी एक भिन्न अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो उसे समास कहते हैं भाई। अब देखो, हमारे हिंदी में या प्रत्येक भाषा में ही शब्द निर्माण की कुछ प्रक्रिया होती है कि शब्दों का निर्माण कैसे करें। तो सबसे पहले इसका तो आप लिखो, जैसे सम का अर्थ होता है समान, समीप, या आप कह सकते हो पास। और आस का अर्थ होता है बैठना, तो यानी कि समीप बैठना। अब दो शब्द समीप समीप बैठ गए तो वो इकट्ठे मिल गए और एक नया शब्द बन गया, वो क्या हो गया? समास। लेकिन ये संधि नहीं है भाई। देखो, सम प्लस आप ये मत सोचना कि इसकी ये संधि हो गई, ये संयोग है। हर शब्द में संधि नहीं हो सकती, यहां संयोग है। ये संधि का कोई नियम लागू नहीं हो रहा है यहाँ, तो ये संयोग है। और एक बार शायद समास का विपरीत अर्थ भी पूछा गया था भाई। तो ये सब हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द संरचना की इकाइयां कौन कौन सी हैं, यानी कि शब्द संरचना की कुछ इकाइयां होती है। तो हिंदी भाषा में जो शब्द संरचना की इकाइयां हैं वो है भाई 4। आपसे सीधा सीधा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि शब्द संरचना की इकाई, हिंदी में शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हैं? आपसे ऐसे पूछ सकते हैं भाई। अब देखो, इकाइयां मैंने ऐसे लिखा है भाई। इकाई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना। और मिठाई लिखेंगे तो ऐसे। लेकिन जब पुल्लिंग बनाते हैं ना, बहुवचन बनाते हैं ना, सॉरी, बहुवचन बनाते हैं, तो ये जो बड़ी ई है ये छोटी ई हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा दवाई, दवाइयों की दुकान पे भी लिखा होता है, वो गलत लिखा होता है। दवाइयां ऐसा लिखा मिलेगा आपको ज्यादातर दुकानों पे, लेकिन वो गलत है भाई। शुद्धता की दृष्टि से ऐसे लिखेंगे दवाइयां। ऐसे ही मिठाइयां छोटी ही लगाएंगे, ऐसे ही इकाइयां। तो ये शुद्ध है भाई, इकाइयां। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध में पूछते हैं ये शब्द। तो शब्द संरचना की इकाइयां कितनी है भैया? ऐसे ही पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार से हम शब्द निर्माण कर सकते हैं हिंदी में, यानी कि 4 है। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा भाई। अब कैसे? देखो, एक तो हम उपसर्ग के द्वारा शब्द का निर्माण कर सकते हैं भाई। एक तो उस उपसर्ग की सहायता से शब्द निर्माण, तो उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, शब्द निर्माण, शब्द रचना, कुछ भी बोलो आप, एक ही बात है। फिर दूसरा है भी प्रत्यय के द्वारा। प्रत्यय के द्वारा भी हम नया शब्द बना सकते हैं, प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण। एक है भाई फिर
समास द्वारा जो अभी हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो अध्ययन का विषय है समास द्वारा शब्द निर्माण, और एक है भाई संधि के द्वारा शब्द निर्माण। हमारी हिंदी में हम इतनी प्रकार से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द संरचना 4 प्रकार से कर सकते हैं हम हिंदी में। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। और हर विषय का ऐसे ही स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान आपको मिलेगा हमारे वीडियो में। हम ये नहीं है कि समास शुरू करवा दिया और सीधा फिर अव्ययभाव तत्पुरुष, नहीं। जो जरूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए टॉपिक के विषय में वो पूरी करवाई जाएगी। भी टाइम लग सकता है, इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। तो अब देखो भाई, इसमें क्या है, शब्द संरचना कितने तरीके से हो गई भाई? 4 तरीके से हो गई। और ये हमारी हिंदी में नहीं, प्रत्येक भाषा में, कोई भी भाषा हो, इसी तरह से शब्दों का निर्माण किया जाता है सभी भाषाओं में। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपना जो विषय है उसके ऊपर। हमारा विषय क्या है भाई? आज का हमारा विषय है समास। अब समास क्या है, समास किसे कहते हैं, ये देखते हैं भाई। अब देखो, समास की परिभाषा लिखो। समास है क्या? ये तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ देख लिया, और आप लोगों ने अच्छी तरह से पता भी चल गया कि समास क्या है। लेकिन एक व्याकरणिक दृष्टि से सुव्यवस्थित परिभाषा हर शब्द की होती है, तो इसकी लिखो भाई। जैसे 2 शब्द परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं भाई। समास रचना में 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, या एक नया शब्द बनाते हैं, ऐसे ही लिख लो। वो क्या होता है भाई? समास होता है। ये समास की परिभाषा देखी हमने। अब ये संपूर्ण परिभाषा नहीं है समास की, आपको बुक्स में भी और ऐसे समझ में तो आ गया, समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसकी अगर सुव्यवस्थित परिभाषा हम बनाए व्याकरणिक दृष्टि से, तो क्या बनेगी कि 2 भिन्न अर्थ वाले शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द, जो दोनों शब्दों से भिन्न अर्थ, जो ये 2 शब्द मिलकर, जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ भाई। जैसे हमने कोई भी उदाहरण लिया, नेत्र देखो, नेत्र का अर्थ आपको पता है, आंख होता है, और हीन का रहित होता है, लेकिन ये इकट्ठे हो गए तो ये समास बन गया। इसका अर्थ फिर क्या हुआ? नेत्र का अलग अर्थ था, हीन का अलग अर्थ था, लेकिन दोनों इकट्ठे हो गए तो ये नेत्रहीन हो गया भाई, एक अलग अर्थ बन गया अपने आप में। तो इस तरह से क्या है, इसकी पूर्ण परिभाषा लिखो आप। जैसे 2 भिन्न अर्थ वाले शब्द मिलकर, 2 भिन्न अर्थ वाले मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, और इस नए शब्द का अर्थ इन दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है, और इस नए शब्द का अर्थ दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। ये है भाई समास की परिभाषा हमने देखी। एक बार इसका विलोम पूछा गया था, तो लिख लो इसका विलोम, यही लिख लो, विपरीतार्थक या विलोम शब्द समास का होता भी व्यास। समास तो होता भी
संक्षिप्त करना व्यास होता है, फैला हुआ, फैलाव करने वाला। तो समास का विपरीत क्या हुआ? व्यास। और कई बार विग्रह कर लेते हो आप, समास का विपरीत विग्रह नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये तो देखा भी हमने समास। अब देखते हैं और इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी लेते हैं हम। अब समास में देखो दो पद होते हैं भी, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। तो लिखो समास में कितने पद होते हैं? तो दो पद होते हैं भाई, समास में दो पद होते हैं। लिखो पदों की संख्या कितनी है समास में? तो दो पद होते हैं भाई। अब कौन कौन से? एक होता है भाई पूर्व पद, और एक कौन सा होता है भाई? उत्तर पद। आपको पता है सब, लेकिन बताना जरूरी है। उत्तर यानी कि बाद वाला पद, पूर्व यानी कि पहले वाला पद, ये होते हैं। अब देखो एक होता है, ये समास के जो समास संरचना के जो नियम है ना, पहले वो देख रहे हैं। फिर होता है एक समस्त पद। समस्त पद बोलते हैं, इसी को सामासिक पद भी बोलते हैं। देखो इक प्रत्यय जुड़ने से यहां भी दीर्घ हो गया भाई, समास था सामासिक हो गया। इसी तरह से व्यवहार में इक प्रत्यय जुड़ी तो व्यावहारिक हो गया। ये हमने पहले भी देखा था, फिर से बता रही हूं। तो समस्त पद या सामासिक पद क्या होते हैं अभी? जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिल जाते हैं ना, तो वो क्या होता है? समस्त पूर्व पद और दोनों मिल जाते हैं उत्तर पद, तो क्या बनता है भाई? सामासिक पद या समस्त पद बन जाता है। जैसे नेत्रहीन हमने देखा था, तो नेत्र प्लस हीन, ये तो क्या था? पूर्व पद है। नेत्र तो क्या है? पूर्व पद है इसमें। और हीन क्या है भाई? ये उत्तर पद है। और ये दोनों अगर मिल गए ना, तो फिर क्या होगा? समस्त पद हो जाएगा नेत्रहीन। ऐसे इकट्ठा लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम? समस्त पद या सामासिक पद। और ये क्या हो गया? फिर विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया। अगर हम नेत्रहीन यानी कि समस्त पद को पदों में विभाजित कर देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा, और अगर उनको इकट्ठा कर देंगे तो वो समस्त पद हो जाएगा। तो समस्त पद का विपरीत होता है भी समास विग्रह, क्योंकि इसका अर्थ होता है जोड़ना और उसको का अलग करना। अब देखो समास विग्रह, यहीं पे लिख लो। समास विग्रह क्या होता है? पता तो चल गया आपको, फिर भी लिख लो। समास विग्रह क्या है भाई? पूर्व पद और उत्तर पद, इनको अलग अलग कर देंगे। समस्त पद का विग्रह कर देंगे, यानी कि समस्त पद को खंडों में विभाजित कर देंगे या पदों में विभाजित कर देंगे तो विग्रह हो जाएगा भाई उसका। जैसे नेत्र है, नेत्र, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहां विभक्ति चिन्ह लगाएंगे भाई, ये संधि नहीं है कि प्लस का निशान लगाए हम। नेत्र, नेत्र से हीन जैसे, तो ये तो क्या था भाई? ये क्या था? ये समास विग्रह है। और नेत्रहीन क्या है? समस्त पद है। इस बात को याद रखना। अब देखते हैं भाई हम, जैसे देखो एक उदाहरण और देखते हूं। जैसे राष्ट्रपति है भाई। अब राष्ट्रपति तो क्या है भाई? ये तो क्या है? समस्त पद है। और अगर लिख दें हम राष्ट्र का पति, इसका विग्रह कर दिया हमने, तो फिर ये क्या है भाई? समास विग्रह। पता चल गया अच्छे से। और अगर पूर्व पद और उत्तर पद देखें तो ये क्या है? पूर्व पद, और ये क्या है? उत्तर पद। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, समास के भेद देखते हैं भाई, कि समास के कितने भेद हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चों में डाउट वाला प्रश्न बनता है, ये समास के भेद वाला। जैसे संज्ञा के भेद वाला कर देते हैं ना गलत, उसी तरह से। अब देखो बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे, यही याद हो जाएंगे आपको, कि बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। कोशिश की जा रही है सरल से सरल तरीके से करवाया जाए। तो समास के भेद देखिए। समास के भेद होते हैं भाई, समास के भेद।
अब अगर सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं, तो आपको उत्तर देना है। अभी संख्या अगर पूछ ली तो 4, या फिर कई बार पदों के आधार पर समास के भेद ऐसे पूछ लिया जाता है कि पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो भी फिर 4 ही भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। ये 1-2 प्रश्न यही लिख लो भाई, फिर बाद में डाउट रहता है। पदों के आधार पर समास के भेद अगर पूछ लिया जाए तो भी कितने बताने हैं भाई? 4। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल भाषा के आधार पर, अब मूल भाषा कौन सी है हमारी? संस्कृत। संस्कृत से निकली है ना, तत्सम तद्भव शब्दों में भी हमने देखी थी। तो मूल भाषा के आधार पर समास के भेद फिर 5 बताने हैं हमें। तो लिख लो ये भी, मूल रूप से समास के भेद या संस्कृत व्याकरण के आधार पर। मूल रूप से ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, रिट परीक्षा, रिट वगैरह की जो परीक्षा होती है ना राजस्थान में, या हरियाणा में ये टेट वगैरह, यूपी में टेट वगैरह, वहां पूछे जाते हैं ये गंभीरता वाले प्रश्न, जहां गलत होने की ज्यादा संभावना होती है, वो वाले। मूल रूप से समास के भेद, या फिर पूछे भी आपसे मूल रूप से या संस्कृत व्याकरण के अनुसार, क्योंकि हम तो हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन संधि और समास हम संस्कृत के ही पढ़ते हैं हमारी हिंदी में भी। तो मूल रूप से समास के भेद अगर पूछ लिया जाए तो फिर हम 5 बताएंगे। अब देखेंगे ये कौन कौन से हैं, 4 कौन से और 5 कौन से हैं, आगे सब विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन ये 2-3 बात आपको याद रखनी है, इसलिए एक साथ लिखवा दी कि आपको डाउट ना हो। अब देखते हैं हम 4 कौन कौन से हैं अभी। समास के जो भेद हमने 4 बताए वो कौन कौन से हैं अभी। सबसे पहले तो सभी को पता है अव्ययी भाव समास। और पदों के आधार पर है ये समास का भेद, या समास के वैसे भेद देख रहे हैं हम। तो पदों के प्रधानता कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस समास में कौन सा पद प्रधान है, तो उस हिसाब से सबसे पहले लिखा अव्ययी भाव। हर किताब में कहीं भी आप देखोगे या कोई भी पढ़ा रहा है तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे, हम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बुक्स में भी सबसे पहले लिखा होता है, तो ये पहले नंबर पे है, तो इसमें पहला पद प्रधान है। इस याद भी आपको आसानी से रह जाएगा। तो इसमें लिखो कि प्रथम पद प्रधान है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से समास में प्रथम पद प्रधान होता है, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप आसानी से बता दोगे। अब दूसरा देखो भाई, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या फिर दूसरे नंबर पे आया, तो क्या? दूसरा पद प्रधान। अब हम करेंगे भाई द्वंद्व समास। देखो भाई, द्वंद्व ये ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वैसे अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहो ना, वर्ण विच्छेद अगर इसका करो, तो ये जो नीचे होता है ना, वह जैसे द है, आधा है, और वह पूरा है, तो आपको ऐसे लिखना चाहो ना आप, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आप द्वंद्व ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऊपर अनुस्वार है, क्योंकि ये जो आधा आधा होता है ना, वही ये पूरा है, इसीलिए इसको कंधों पे उठा सकता है भी। ये अपाइज है ऊपर वाला, यानी कि ये आधा है और ये पूरा है। वह जो नीचे लगा होता है वो पूरा होता है, और जो ऊपर होता है वो आधा होता है। चाहे ऐसे लगा हो, चाहे जैसे ऐसे लगा होता है कहीं, वो आधा होता है हमेशा। तो द्वंद्व समास देखो भाई, द्वंद्व समास में क्या है कि अब पद तो 2 ही होते हैं हमारे समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें क्या है, पहला इसमें प्रधान हो गया, दूसरा इसमें प्रधान हो गया, इसमें दोनों प्रधान हो गए भाई द्वंद्व में। तो लिखो दोनों पद प्रधान है भाई। और फिर एक है भाई चौथा जो बच गया, वो है भाई बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है भाई। इसमें क्या है, अब इसमें पहला, इसमें दूसरा और इसमें दोनों हो गए, तो इसके लिए कोई बचा ही नहीं। तो इसमें क्या, न तो पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद
पद प्रधान है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है। तो इसमें लिखो आप कि अन्य पद प्रधान है। ये तो हमने एक सरल तरीके से देखा चार भेद। अब कर्मधारय और द्विगु समास हम खूब पढ़ते हैं और पूछे भी जाते हैं हमारे पेपर में, तो वो कहाँ आएंगे? अब दो बच गए, तो वो देखो तत्पुरुष के ही भेद हैं भाई। अब यहां लिखेंगे हम जो बच गए दोनों, कर्मधारय समास और क्या बचा भाई? एक ये द्विगु समास। अब यहां लिखे हैं, हाँ, इसका मतलब ये है कि इनमें भी क्या होगा? इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा, द्विगु में भी। ये याद रखना है आपको, पदों के आधार पर प्रधानता याद रखनी है, पूछी जाती है। अब फिर आगे हम इनका एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हम मूल रूप से समास के भेद और देख लेते हैं, जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार हैं वो 5 कौन से हैं, और फिर उनका विश्लेषण हम इनका करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में ये पूछे जाते हैं। और वो भी ज्यादा कुछ नहीं, एक ही फालतू जोड़ा है और तो बाकी यही है। अब हम देखते हैं जो मूल रूप से या संस्कृत व्याकरण के आधार पर जो समास के भेद किए गए हैं 5, वो कौन से हैं। इनको आप लिख चुके होंगे। एक दो बार आप इसी तरह से लिख के देख लेना, पहला पद प्रधान, दूसरा, आसानी से आपको याद रह जाएगा बिल्कुल। अब देखो इसमें 5 बताया, तो इसमें सबसे पहला जो है, जो संस्कृत व्याकरण के आधार पर 5 भेद किए समास के, वो देखेंगे भैया हम। इसमें है एक तो है भाई केवल समास। सबसे पहला जो भेद किया गया वो किया गया भाई केवल समास। दूसरा किया गया भाई इसमें अव्ययी भाव समास। अब वही आएंगे सारे के सारे। तीसरे नंबर पे किया भाई तत्पुरुष समास। फिर किया भाई द्वंद्व समास और फिर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि देखो ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है, आप याद इस तरह से याद रखना भाई। इसको बहुव्रीहि समास ऐसे लिखा जाता है, वाल्मीकि हुआ, बहुव्रीहि हुआ, इसको लिखने में गलती कर देते हैं। और बहुव्रीहि, बहु होता है बहुत, और व्रीहि चावल की, संस्कृत में चावल को व्रीहि कहते हैं भाई। तो ये अपने आप में एक शब्द भी है जिसका अलग से समास करेंगे, आगे करेंगे ये सब विस्तृत। तो ये किया भाई इन्होंने 5 भेद किए हैं, हो गए ना 5। ये 5 भेद किए हैं मूल रूप से। अब जो तत्पुरुष समास के हैं उसके फिर से अलग 2 भेद किए इन्होंने, और इन्होंने अलग किए, हमारी हिंदी से अलग किए। इन्होंने क्या किया है, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष और एक किया भाई व्याधिकरण तत्पुरुष। और फिर जो ये समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, इसके फिर से 2 उपभेद किए भी, क्रमधारीय और द्विगु। और इस व्याधिकरण के फिर से जो कारकों के आधार पर हम पढ़ते हैं 6 भेद तत्पुरुष के, वो किए भाई, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो लिखो भाई इसके फिर से 2 उपभेद किए हैं व्याधिकरण के, कर्मधारय और द्विगु। और इससे इसके भेद कर दिए भाई। फिर जो विभक्तियों के आधार पर जो भेद किए जाते हैं तत्पुरुष समास के, वो कर दिए भाई कारक के आधार पर। तो कारक के आधार पर फिर भेद कर दिए। और वो भेद आप सबको पता है कि अगर कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो बीच वाले बच जाते हैं, 8 कारक होते हैं हिंदी में,
और जो 6 होते हैं वो फिर तत्पुरुष व्याधिकरण तत्पुरुष के उपभेद किए गए हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। और ये क्यों बताया जा रहा है कि जो बड़ी परीक्षाएं होंगी ना उसमें ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये असल में वर्गीकरण ये है सही में। वो तो हम अपने अध्ययन की सुविधा से या ये लगाओ कि ये जरूरी नहीं समझते ये वाले करने, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे तो सही वर्गीकरण ये है भेद और उपभेदों का। तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। केवल तत्पुरुष तो संस्कृत का है, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे हिंदी में जो ये 4 हैं और इनके जो भेद किए गए, तत्पुरुष के सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला समास है तत्पुरुष। और तत्पुरुष में फिर विभक्ति वाले भी पूछे जाते हैं, एक नए तत्पुरुष भी आता है, वो भी इसी में समाहित किया जाता है, और इसमें ये कर्मधारय और द्विगु। तो आपको ये याद करना है कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं और फिर इन 2 भेदों के भी उपभेद हैं। ये है सही जानकारी समास के बारे में, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी परीक्षा में बैठने वाले हो तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और व्याकरण ही पढ़ने लगे, अब समास लग गया ना, अगर हमारे सिलेबस में व्याकरण समास का दे रखा है ना, तो वहां हमें संपूर्ण जानकारी लेनी जरूरी है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम इनका विस्तृत अध्ययन देखते हैं भाई एक एक का। ये हमने भेद देखे। अब भेदों के अंदर से हम कुछ 1-2 आज जितना भी हो पाएंगे वो करेंगे। वैसे लंबा टॉपिक है तो 2 वीडियो में होगा भाई, ये 2 व्याख्यान बनाने पड़ेंगे इसके अलग अलग, क्योंकि ज़्यादा लंबी होने पर फिर बच्चों की शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेज हैं। तो अब हम जो समास के भेद किए हैं हमने, उसमें हम पहला जो भेद किया है उसका अध्ययन करते हैं भाई अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है भाई? सबसे पहले क्या है कि इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख लो कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय या उपसर्ग होता है। आप सबको पता है, इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, फिर उदाहरण से समझते हैं भाई इसको। अब देखो इसका रचना विधान, सबसे पहले तो इसका यही आपको मेन बात है कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ये बात याद रखनी है भाई। बार बार बताने का मकसद यही है कि आपके याद हो जाए। प्रथम पद प्रधान है इसमें, और इसका रचना विधान देखो भाई, ये कैसे इसकी रचना हुई है, यानी कि किन किन शब्दों से मिलकर इसकी रचना होती है। रचना विधान में सबसे पहले तो क्या देखो कि इसमें क्या है, अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग दिखाई देगा, जो आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, सबको पता है कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग होगा भाई। अव्यय भी हो सकता है और उपसर्ग भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कई ऐसे होते हैं जिनमें न उपसर्ग होता है और न अव्यय, लेकिन अव्यय भाव समास होता है उनमें। तो उन शब्दों की संरचना कैसी होती है कि शब्दों की आवृत्ति, एक दूसरी विशेषता जो इसकी है वो है भाई शब्दों की आवृत्ति। ये पहचान है भाई इनकी, याद करना जरूरी है ये बातें, वरना आप अव्ययभाव समास नहीं छाट पाओगे। ये 2 बातें हमने देखी, और तीसरी बात एक और है कि उपसर्ग संज्ञा पद के साथ योग करेगा भाई, यानी कि संज्ञा के साथ मिला होगा उपसर्ग। ये सब आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, वही बात है अव्यय या उपसर्ग होगा। अब हम देखते हैं भाई, जैसे कैसे कोई उदाहरण से देखते हैं हम। जैसे कोई भी उदाहरण लो भाई, जैसे प्रतिवर्ष, हमने एक उदाहरण लिया भाई प्रतिवर्ष, बहुत से उदाहरण हैं इनके। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। इसी तरह से जैसे यथासंभव, या 1-2 उदाहरण और देखो, जैसे यथा समय, भरपेट है। अब देखो जैसे हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष, इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या करेंगे, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष बोल सकते हो विग्रह में आप,
यथासंभव में जितना संभव हो, और भरपेट में पेट भरकर। ये हमने किया भाई इनका विग्रह। अब ये तो हमने देखा भाई प्रति उपसर्ग है, यथा है, ये उपसर्ग या प्रत्यय आपको दिखी ना, उपसर्ग या अव्यय आप दिखे आपको, ये जैसे यथा है ये अव्यय है, प्रति उपसर्ग है, तो ये इस तरह से तो आपकी पहचान हो गई। लेकिन अगर जैसे शब्दों की आवृत्ति है, जैसे आ गया दिनों दिन, या रातों रात, हाथों हाथ, खूब आता है, काफी परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण है भाई ये दिनों दिन। तो क्या दिन ही दिन में, इसका क्या है भाई विग्रह, दिन ही दिन में, या हाथों हाथ, या फिर आ जाए रातों रात। ये जो है ना शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है भाई। अब अगर दिनों दिन ये मिला दिए भाई, दिन दिन ऐसे भी आ सकता है, ये दिन दिन आपसे ऐसे पूछ लिया तो फिर भी आप बता देते हो। लेकिन आप जो द्वंद्व समास आगे पढ़ते हो ना, और उसमें आप मोटी मोटी पहचान बनाते हो कि बीच में आपको ये योजक, ये चिन्ह मिलेगा, और वहां क्या होगा द्वंद्व समास। अब देखो ये यहां भी लगा दिया मैंने, और ये रात रात ऐसे लिख दिया, तो यहां द्वंद्व नहीं होगा, यहां होगा अविभाव समास। इस तरह से आ जाए, या फिर ये इकट्ठा लिखा आ जाए दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, तो वहां क्या होगा भाई अविभाव समास होगा। अविभाव समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो। सबसे पहले तो देखो कोई भी शब्द आ गया तो पहचान कैसे करोगे, सबसे पहले तो देखो कहीं अव्यय या उपसर्ग नहीं है, वो भी नहीं है तो कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति तो नहीं है, तो अगर है तो है, नहीं है तो फिर अगले समास पे चलो। तो ये है भाई अव्ययभाव समास की पहचान, जो अब आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे देखो एक बार पूछे गए दो शब्द लिखते हूं मैं आपके सामने, और उनके विग्रह, कई बार विग्रह पूछ लिए जाते हैं भाई, न समास का नाम पूछा जाता है, न और कुछ, सीधा विग्रह पूछ लिया जाता है। जैसे बाकायदा, अब अगर बाकायदा आपसे पूछ लिया जाए, और एक शब्द है भाई बेकायदा, ये एक जैसे से श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द आप इनको बोल सकते हो, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्न है। अब अगर इनका आपसे विग्रह पूछ लिया जाए ना तो फिर दिक्कत होगी। अगर वैसे तो पूछ लिया समास तो आप बता दोगे बा उपसर्ग आई हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये अविभाव समास है। लेकिन इनका विग्रह पूछ लिया जाए तो फिर आपको दिक्कत होती है। अब इसमें देखो बाकायदा, बा का अर्थ, अब ये हर उपसर्ग का एक अर्थ होता है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही जोड़ दिया। जैसे हमने जोड़ा, जैसे ये वो सम आई थी भाई, उसमें सम, तो इसका समीप अर्थ था ना, तो इसी तरह से हर उपसर्ग का अर्थ होता है, स होता है, जैसे स का मतलब साथ भी, सुंदर भी। तो इस तरह से क्या है भाई, जैसे इसका तो अर्थ होता है बाकायदा, यानी कि कायदे के साथ, बा का अर्थ होता है भी साथ, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा भाई कायदे के साथ। और ये बेकायदा, बे का मतलब होता है बिना, यानी कि बिना कायदे के, इसका विग्रह क्या होगा भाई बिना कायदे के। तो ये इस प्रकार के जो कुछ शब्द हैं श्रुति संभिन्नार्थी शब्द, उनके आप अर्थ भी और उपसर्ग प्रत्यय हम कुछ लिखवाएंगे भी, अलग से सूची बनवाएंगे आपकी। लेकिन आप ये उदाहरण कुछ इनके अपनी, जो आपके पास जो भी व्याकरण की किताब है, या आप जो पिछले प्रश्न पत्र उठा के वहां से आप ये देखा करो उदाहरण, क्योंकि समझ बनेगी आपकी ज्यादा से ज्यादा, आप जितने भी उदाहरण देखोगे उससे। अब देखो इसमें कुछ अपवाद भी है भाई, जैसे अब ये तो मैंने बता दिया रूल रेगुलेशन, जो नियम बना दिए उसके अनुसार। अब जैसे विवाह उपरांत है भाई,
कुछ अपवाद है भाई अव्ययभाव समास के, वो भी आप यही लिखो, क्योंकि आप अपवाद तो पढ़ते ही नहीं और अपवाद में से ही प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि संधि समास में अपवाद वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने देखे होंगे पिछले ये टेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें, और ये यूपी टेट और राजस्थान में तो बहुत गंभीरता से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, बिल्कुल अंदर से आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए उस जो आपके सिलेबस में लगा दिया गया जो भी टॉपिक। तो अपवाद में देखो भाई, जैसे विवाह उपरांत है, विवाह के उपरांत, अब देखो विवाह के उपरांत, ये सब पूछे गए हैं भाई। जो दो चार उदाहरण आपको लिखवाऊंगी, मृत्यु उपरांत है और विवाहेतर है, विवाह के इतर, ये अपवाद है भाई, मृत्यु उपरांत लिख लेना, मृत्यु के उपरांत, और विवाहेतर यानी कि विवाह से इतर, ये सब जो अपवाद में आ गए वे कुछ। फिर हम देखते हैं भाई अव्ययभाव समास के भेद, ये नेट वगैरह की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बार पूछा था अलंकार में श्लेष अलंकार के भेद, या ऐसा कुछ प्रश्न मैंने देखा था नेट परीक्षा में, तो वहां गंभीरता से, क्योंकि अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें व्याकरण भी ये नहीं है कि आप लिटरेचर ही पढ़ते चले जाओ, तो वहां फिर एक दो प्रश्न अगर डाल दिए गए ना तो दिक्कत आती है आप लोगों को। तो हम व्याकरण यही पूरी संपूर्ण करते चलेंगे। तो अब अव्ययभाव समास के भी दो उपभेद किए गए हैं भाई, ये लिख लो भाई, इस अव्ययभाव समास के भी फिर दो से दो भेद या उपभेद लिखो आप। कौन कौन से हैं भाई, सिर्फ नाम याद कर लो। जैसे अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास, अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास, और दूसरा जो है वो है भाई नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं और फिर आप ये कहते हो ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, सिलेबस के बाहर से ही आ गया पेपर तो। लेकिन नहीं, सिलेबस में समास तो लगा हुआ था ना, आपने पढ़ा नहीं, पूरा समय सिलेबस से बाहर नहीं होता पेपर। आपने तैयारी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण तैयारी नहीं की। तो ये थे भाई अव्ययभाव समास के बारे में हमने देखा और इसके दो भेद देख लिए। अब हम अगले समास पे बढ़ते हैं भाई। अगला हम समास देखेंगे भाई तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास तो इतना बड़ा है कि उसकी अलग से ही एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो फिर दो भेद, व्याधिकरण, समानाधिकरण और फिर उनके भी उपभेद, तो वो तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी तत्पुरुष समास की। तो उसकी बजाय हम कोई और छोटा देख लेते हैं भाई, एक हम देख लेते हैं। फिर अब अगला हम देख लेते हैं भाई, इसमें अब समास में हम अगला देखेंगे द्वंद्व समास। देखो भाई, अविभाव देखा और अब हम देखेंगे भाई द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या बताया हमने, पहले नंबर पे आया अविभाव, प्रथम पद प्रधान, दूसरे पे तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान, और तीसरे नंबर पे द्वंद्व समास। इसमें क्या था भाई, दोनों पद प्रधान थे भाई, दोनों पदों को समान महत्व दिया जाता है, इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं भाई। सबसे प्रथम बात तो ये है भाई इसकी। सबसे पहली विशेषता तो यही लिखो इसकी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और यानी कि उभय पद आप बोल सकते हो इसको कि उभय पद प्रधान, यानी कि दोनों ही। इस समास में उत्तर व पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। एक इसकी विशेषता क्या है, एक तो क्या है भाई दोनों पद प्रधान है, एक विशेषता तो ये है। दूसरी क्या है कि ज्यादातर जो इसके उदाहरण हैं या ज्यादातर जो द्वंद्व समास जिनमें होता है शब्दों में,
वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, यानी कि विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के। तो लिखो इसमें कि उत्तर पद और पूर्व पद इस समास में उत्तर पद व पूर्व पद पहले लिखना था, कोई बात नहीं। पूर्व पद व उत्तर पद दोनों परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं। वे दोनों का अर्थ सामान्यतः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये है भाई द्वंद्व समास के बारे में। अब देखो इसके 3 भेद किए गए हैं भाई। अब द्वंद्व समास के उदाहरण तो आप सबको पता है, बाद में लिखवाएंगे भी, लेकिन पहले इसके भेद देखो भाई। 3 भेद किए हैं भाई द्वंद्व समास के। 3 भेद किए हैं। पहले तो संख्या ही पूछ लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछे द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं भाई, या उपभेद है द्वंद्व समास के 3। कौन कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व, एक तो लिखो भाई इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है भाई समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व। विकल्प द्वंद्व। और तीसरा है भाई समाहार द्वंद्व। ये 3 भेद होते हैं भी द्वंद्व समास के। अब देखो इतरेतर और विकल्प और समाहार, इन तीनों के अलग अलग भेद किए हैं। इन तीनों के अलग अलग भेद के आधार पर ही आपको उदाहरण लिखवाते हैं कुछ। फिर हम ये आज का अब आपको समास और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी भाई, यहाँ से पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें ही हमने पूरा डाल दिया है भेद उपभेद सब। तो इतरेतर द्वंद्व ऐसे लिख लो भाई, इनके उदाहरण लिख लो। अब इतरेतर द्वंद्व, कितनी टाइम की होगी, विकल्प द्वंद्व, और एक है भाई समाहार द्वंद्व। अब देखो भाई हम इनके उदाहरण देखते हैं अलग अलग, फिर आपको पहचान भी हो जाएगी, पता चल जाएगा कौन से इतरेतर हैं, कौन से विकल्प द्वंद्व हैं और कौन से समाहार द्वंद्व हैं। जैसे माता और पिता, इसमें तो हम क्या लिखेंगे, और का प्रयोग करते हैं भाई। इतरेतर में बीच में ये और का प्रयोग करेंगे, माता और पिता। और जो विकल्प द्वंद्व है भाई उसमें या का प्रयोग करेंगे हम, माता या पिता। इसमें देखो जैसे विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आना जाना, ये जो चिन्ह लगाते हैं ना, ये इतरेतर में लगाएंगे हम। जैसे आना जाना, दूध रोटी, जला भुना, आकाश पाताल, या मध्य अंक जो होते हैं ना भाई, जैसे 64 है, 61 है, ये मध्य के जो अंक होते हैं ना, उनको हम रखेंगे इतरेतर द्वंद्व में। तो यहाँ लिख लो आप मध्य अंक। और इन अंकों के बीच में आप ऐसे लिख लो, जैसे 61 है, 24 है, जैसे ये पूछा गया था 24, तो एक बार 24 है, जैसे बीच का हो गया ना, 20 और 30 के बीच का। इसी तरह से आप लिख लो, जैसे 61 है, कुछ भी लिख लो। जैसे ये शब्द क्या, ये इतरेतर द्वंद्व में आएंगे भाई। विकल्प द्वंद्व में लिखो, जैसे दिन रात है, सदैव विलोम रहते हैं जो
दिन रात है, नर नारी है, या फिर आप लिखो भला बुरा है, ऊंचा नीचा है, शीतोष्ण है, या फिर जैसे शीत और उष्ण, शीतोष्ण देखो ऐसे लिखा मिल गया, तो ये क्या है अभी विकल्प द्वंद्व है, शीत और उष्ण दो मिलकर शीतोष्ण बना दिया। और ये जो अंक होते हैं ना भाई, जैसे 10, 20, 30, ये जो अंक होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं विकल्प द्वंद्व में। ये वाले अंक लिख लो, जैसे 10 लिख दिया, 10 और 20 ऐसे लिखा आ गया आपके आगे, तो वो क्या है भाई 10 और 20 का मतलब ये है कि ये विकल्प द्वंद्व का ही उदाहरण है। और अगर मध्य अंक आ गए तो फिर वो किसमें, इतरेतर द्वंद्व में। और अगर सीधा पूछ रहे तो आपको पता ही है, फिर तो अंक जहाँ भी आएंगे वो द्वंद्व में है ही। अब समाहार द्वंद्व देखिए, जैसे समाहार द्वंद्व में है भाई, जैसे दाल भात है, या फिर जैसे कपड़े लत्ते आदि, दाल भात आदि लिख सकते हो आप, आदि आ सकता है आगे, कपड़े लत्ते आदि ऐसे बोलते हैं ना हम, तो ये किसमें, समाहार द्वंद्व में है भाई। या जैसे सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं ना, सार्थक निरर्थक जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, ये सब है ना सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग, वो हम समाहार द्वंद्व में रखेंगे। जैसे पानी वानी लिख लो, रोटी खाना वाना, साग पात बोलते हैं ना ऐसे, ये सब समाहार द्वंद्व में रखेंगे भाई इनको। बहू बेटी है, ये बहू बेटी एक बार पूछा गया था भाई, ये नहीं पता कौन सी परीक्षा में, लेकिन ये पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। बाल बच्चे है, याद कर लेना, वैसे अगर पहचान ना याद रहे तो। जो यहाँ जो उदाहरण लिखवाए जा रहे हैं वो सब पूछे हुए उदाहरण लिखवाए जा रहे हैं। जैसे कंद मूल फल, ये 3 शब्द आ गए, कंद मूल फल आदि, तो वहां भी क्या लगाएंगे भाई हम, फिर समाहार द्वंद्व का उदाहरण देंगे भाई। ये कंद मूल फल आदि लिख लेना, अगर वो दिखाई नहीं दे तो मैं बोल रही हूँ नीचे कंद मूल फल आदि ऐसे ही लिखा हुआ है। ये भाई आज हमने किया, समास कर लिए हमने, आज समास के भेद कर लिए, उपभेदों की चर्चा की, और फिर अविभाव समास और द्वंद्व समास, इन 2 की हमने विस्तृत जानकारी ले ली। अब जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।